अस्सलाम वालेकुम जी, Kenan Asif here. I am a state bank qualifier for OG1 and OG2. दो दफ़ा मैं ये एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। 3 दफ़ा मैंने अटेम्प्ट किया था। 2 दफ़ा मैंने एग्ज़ाम पास किया। एक दफ़ा मैं बीच में दरमियान में 1 नंबर से फ़ेल हुआ था और उसके बाद फिर बड़ी तकलीफ़ हुई थी एंड देन आई हैड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट द नेक्स्ट टाइम और फिर उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 88 स्कोर किया था। और जो लोग इस चैनल के ज़रिए मुझे जानते हैं दे नो कि मैं पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को एफपीएससी के, एनटीएस के और इस किस्म के दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करता आ रहा हूँ। सो जनाब, ये वाली जो वीडियो है ये एक क्विक सेशन है सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस और आंसर्स का। आज जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज क्या दिन है? आज आपके पास थर्सडे है और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपके पास 3 दिन है और 3 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। अब इन आखिरी 3 दिनों में क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस को कैसे डील करना है, मैं इन चीज़ों पे बात करूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी से आपके कुछ क्वेश्चंस जो मुझे रिसीव हुए हैं ऑन यूट्यूब, मैं उन पर जो है आपको कुछ आंसर दूंगा। 3 दिन रहते हैं, 3 दिन में क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, देखो, 3 दिन में आपकी बेवकूफ़ी होगी अगर आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो। इस किस्म के एग्ज़ाम्स 2 चीज़ों को टेस्ट करते हैं। एक तो आपकी विल पावर को, कि यार अचानक हफ्ते के बाद आपको पता लगता है, एक तो ये कि आपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, क्या आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे या बैठे होगी कि जी जब डेट आएगी तो फिर पढ़ूंगा, राइट। एक ये इस चीज़ का इम्तिहान है। दूसरा, जब अचानक डेट आती है और आपको पता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं और कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपको मैं इतना बता दूं कि 3 साल पहले भी टेस्ट अनाउंस हो चुका हो ना, 3 साल पहले, तो आपने पढ़ना फिर भी आखिरी हफ्ते में। यू नो दिस, वी नो दिस, राइट। लेकिन बस वो एक स्ट्रेस बन जाता है कि मैंने पहले पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। तो उस स्ट्रेस के नतीजे में और अचानक पेपर अनाउंस होने के नतीजे में आप क्या करते हो? दिस इज अ टेस्ट ऑफ दिस एज वेल, राइट। कि आप हिम्मत छोड़ देते हो, बैठ जाते हो, या आप कहते हो यार अल्लाह तवक्कल है, जो होगा देखा जाएगा, हिम्मत तो करूँ ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम देने के बारे में ही अपना अपना वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि पेपर देना भी है कि नहीं देना। डोंट डू दिस, ठीक है। इसे मैंने पिछली वीडियोस में बात की है कि ये इम्तिहानात आपका टेस्ट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन को इग्नाइट करने का मौका है। 2 नज़रिए हैं इनको देखने के। एक ये है कि ये इम्तिहान है, मैं इसमें पास होऊंगा या फेल होऊंगा, पास हो नहीं सकता तो मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। दूसरा नज़रिया ये होता है कि देखो, मेरी ज़िंदगी में लगा हुआ था फुल स्टॉप, ब्रेक। ये इम्तिहान आया ना, एक एक तहरीक जन्म लेगी, एक मोटिवेशन जन्म लेगी। एक हफ्ते के लिए सही, 5 दिन के लिए सही, लेकिन इस एग्जाम की वजह से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा और बाद में भी ये मोमेंटम आगे चलेगा। और अगर आप बहुत सारी पोस्ट पे अप्लाई करते रहते हो तो ये मोमेंटम हर कुछ दिनों के बाद आएगा। तो आप में और किसी और में फ़र्क ये होगा कि आपने चूंकि बहुत जगहों पे अप्लाई किया है, बार बार आप भी उसी स्टेज से गुजरते हो जिससे वो गुजरता है, लेकिन आपका टेस्ट चूंकि बार बार आता है, आपको बार बार मोटिवेशन मिलती है, आपके अंदर बार बार स्पार्क पैदा होता है। पढ़ते आप भी 4 दिन ही है, वो भी 4 दिन है, लेकिन वो साल में सिर्फ एक दफ़ा 4 दिन पढ़ता है। आपका हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई टेस्ट है, तो आपको साल में 12 मरतबा वो मोटिवेशन मिलती है। एंड उस मोटिवेशन के नतीजे में आप कितना सीखते हो, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। सो ये टेस्ट हरगिज इस चीज़ का नहीं है कि डेट ऑफ एग्जाम अनाउंस होने के बाद आपने कितना पढ़ा, नॉट एट ऑल। ये टेस्ट इस बात का इम्तिहान है कि आपको पहले से कितना आता था, ऑनेस्टली। एंड आप कभी भी इस टेस्ट को फेल नहीं करोगे अगर आपका पिछला एकेडमिक बेस अच्छा है, अगर आप पहले इस किस्म के टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं पढ़ते रहे हो, या अगर आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दिल लगा के पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें आप कहेंगे कि सर हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाई गई, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मकसद ये होता है कि आपकी अक्ल को थोड़ा खोल दे। तो जब आपकी अक्ल को खोला जाता है, आपको पता नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग उस इंजीनियर की मानंद हो जाता है जिसके सामने एक नई प्रॉब्लम आई, उसने कभी उस इंजन को नहीं खोला, लेकिन वो पुर्जे देख के थोड़ा कुछ करके उन पीसेस को मर्ज करने में, इकट्ठा करने में, लगाने में कामयाब हो जाता है। नया इंजन होगा, लेकिन उसके पिछले तजुर्बे उसको उस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देंगे। तो अगर आप पहले अच्छा पढ़ते रहे हो तो नई चीज़ों को सीखने की सलाहियत और काबिलियत भी बढ़ जाएगी, राइट। अब इट डजेंट मीन कि जिनका पिछला एकेडमिक बेस अच्छा नहीं है वो बैठ जाए आराम से, कुछ भी ना करें।
बिकॉज उनका तो बेस अच्छा नहीं है? नो, बिकॉज कभी तो स्टार्ट लेना है, कभी तो एक स्पार्क पैदा होना है। तो ये वो मौका है जब आपके अंदर ये स्पार्क पैदा हो। तो आज से डिसाइड करो, नो मैटर व्हाट, आई डोंट केयर मैंने कितनी तैयारी की है कितनी नहीं की है, आई डोंट केयर मेरा पिछला बेस कितना अच्छा है कितना बुरा है, वट आई केयर अबाउट इज कि आई हैव दीज 3 days, मैं इन 3 दिनों में क्या करता हूँ। दिस इज इट। एंड इन 3 दिनों का जो एटीट्यूड है ना, ये डिफाइन करेगा आपकी आगे की लाइफ को भी। इन 3 दिनों में अगर आपको पता है ना कि आप कुछ भी कमाल नहीं कर सकते, फिर भी आप दिल लगा के पढ़ते हो, तो सोचो जब आपके पास हफ्ता होगा तो क्या करोगे, महीना होगा तो क्या करोगे, साल होगा तो क्या करोगे। सो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बल्कि टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट लर्निंग। दिस इज इट। ठीक है। अब कभी भी अपनी याददाश्त पे बोझ ना डालें। 3 दिन में आप नई चीज़ें सीख भी लोगे या भूल जाओगे। तो बजाय इसके कि जो चीज़ें आपको आती हैं, सॉरी नहीं आती हैं, आप उनको सीखो। कोशिश करो जो आता है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि इम्तिहान में इससे बुरा लम्हा कोई हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है, आपको आती है और अब आपको याद नहीं आ रहा है, हालांकि आपने पढ़ा था, अब आप पढ़ के भूल गए हो। तो मेरा तो हमेशा से जो मेरी मेरी तालीमी स्ट्रेटजी रही है हमेशा, वो ये है कि एग्ज़ाम से पहले के आखिरी 8, 10, 15 दिन मैंने सिर्फ रिवीजन करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा 100% नहीं हो पाता। रिवीजन के साथ साथ फिर भी आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश में होती है, क्योंकि आपको ये लगता है जो मैंने पढ़ा है वो काफ़ी नहीं है, और हो सकता है यहाँ सवाल आ जाए, वहाँ सवाल आ जाए। इसको मैं हमेशा कहता हूँ एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन डिलेमा या एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रॉब्लम। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, आखिरी दिनों में सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं नई नई नॉलेज को, नई नई चीज़ों को जो उनको नहीं आती। वो उस मौके पर छोड़ देते हैं उस चीज़ को जो पहले से आता है और उसको रिवाइज नहीं करते। तो आप एक्सप्लोरेशन के चक्कर में जो आता है उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। कंपनीज में भी होता है, नॉलेज के इनोवेशन के मामले में, बाकी चीज़ों में, कि नई नई ईजाद के चक्कर में पड़ गए, जो अभी की ईजाद है उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। या कुछ इदारे अपनी मौजूदा ईजाद से फ़ायदा उठाने के चक्कर में इतना उसी चीज़ के ऊपर उसके गिर्द घूमते रहते हैं कि नई ईजाद के चक्कर में नहीं जा पाते। तो आपको बैलेंस करना है, नई चीज़ें भी सीखनी है, जो मौजूदा आता है उसको भी लेके चलना है, राइट। सो एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन को बैलेंस करें, बल्कि आखिरी दिन जो है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन के, जो सीखा है उससे फ़ायदा उठाने के, और जो सीखा है उससे फ़ायदा कैसे उठाओगे, जब नई चीज़ें सीखने के बजाय पुरानी चीज़ों को रिवाइज करोगे। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर क्या करोगे आप जाओ GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स खोलो, मिसाल के तौर पर नए वर्ड्स को याद करना छोड़ दो, वर्ड्स की लिस्ट को पढ़ो, ये देखो कि यार ये वर्ड जो है ये कहीं क्या मैंने पहले कभी पढ़ रखा है, क्या ये वर्ड मुझे आता है। जो वर्ड्स आते हैं गुड, उसको टिक कर लें। जो पढ़े हुए हैं, जो वर्ड सुना सुना लग रहा है, दिखा दिखा लग रहा है, मीनिंग याद नहीं है, उसको गूगल कर लो, उसको सीख लो। बजाय इसके कि A से लेकर Z तक सारे वर्ड्स नए सिरे से सीख रहे हो। तो क्या किया आपने, नई चीज़ें सीखने बजाय जो आता है या जो सीखने के करीब हो उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से, किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से, ये पॉइंट मैं भूल गया बैड मेमोरी, मुझे याद करने दें, क्या था। 5 सेकंड तक सोचते हैं, नहीं याद आया तो छोड़ देंगे, या बीच में याद आया तो कर लेंगे। चले, खैर भूल गया मैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो नई चीज़ों को सीखने के बजाय। कुछ नई चीज़ें हैं जो सीखना फिर भी बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की GDP के रेट्स, ग्रोथ रेट, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और जनरली जो इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, GDP क्या है, GNP क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या है, कमर्शियल बैंकिंग में और सेंट्रल बैंकिंग में क्या फ़र्क है। ये तमाम चीज़ें ऑब्वियसली ये आपको आनी चाहिए, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं पता होंगी, स्पेशली अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं। अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट नहीं, फिर आपसे शिकवा नहीं है, बिज़नेस के स्टूडेंट्स को तो आने चाहिए। ठीक है। तो और जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स नहीं, उनको हैरत होगी सुनकर, लेकिन उनको नहीं आती।
बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं आती, नहीं पता होता, सो जस्ट लेट इट बी, ठीक है। अच्छा, ये जनाब थोड़ी सी कुछ कुछ एडवाइजेस थी लास्ट डेज के लिए, दिस इज़ इट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार अल्लाह पे भरोसा करें, और वो जो भरोसा है ना उसको आ, वो अल्लाह पे भरोसा कब होता है, जो मेरी तारीफ़ है ना भरोसे की, वो ये है कि आप कोशिश करके अल्लाह पे छोड़ दो तो ये तवक्कल है। आप कोशिश किए बगैर अल्लाह पे छोड़ दो तो ये नाअहली है, ये सुस्ती है, ठीक है। और आप सिर्फ कोशिश करो और उसके बाद अल्लाह पे ना छोड़ो तो ये वही बात है कि आपने खूब एफर्ट की लेकिन आपने आखिर में वो जो चेरी ऑन द टॉप है ना वो नहीं रखी। तो पूरी कोशिश करें इस नीयत के साथ, इस जज्बे के साथ कि मैंने भरपूर कोशिश करनी, उसके बाद फिर आप कहें कि अल्लाह तेरे ऊपर है, मैं अभी पूरी कोशिश करूँगा, कामयाबी नाकामी सब कुछ तेरे हवाले। होता है आपके लिए अच्छा होगा, नहीं होता उसमें भी आपके लिए खैर होगी। मैं आज बहुत ऑनेस्टली आपको एक आध अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, जस्ट बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मेक इट क्लियर। मेरा स्टेट बैंक में जब पहली बार हुआ, मेरी इनरोलमेंट हुई तो मैं स्टेट बैंक जाने के लिए तैयार था। फिर किसी वजह से एक मिसहैप हो गया और मैं नहीं जा सका, ठीक है। मैं इनफैक्ट अपनी उस जॉब से जो मैं पहले कर रहा था स्टेट बैंक से पहले, मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। वहाँ पता लग गया था कि कैनाल साहब जा रहे हैं, रिज़ाइन। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मैनेजर जो था वो उम्र पे चला गया था, तो वो मेरा जो रेजिग्नेशन प्रोसेस होना था ना वो मेरे रीजनल मैनेजर की तरफ से होना था। वो रीजनल मैनेजर बिजी था तो उसने आगे एचआर को नहीं भेजा, वरना मैं अब तक हो चुका होता, राइट। लेकिन वो उसकी वजह से देन आई गॉट अनदर जॉब, उसकी वजह से देन आई गॉट अनदर जॉब, और अगर मैं स्टेट बैंक में जा चुका होता तो मैं आज वहाँ यहाँ ना होता जहाँ मैं हूँ। दूसरी बार जब मेरा स्टेट बैंक में हुआ, मतलब तो उस वक्त मैं एक और जॉब करना चाहता था दिल से, लेकिन मैं मौजूदा जॉब में रहना नहीं चाहता था, एंड दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि मुझे जाना है यार, यहाँ से निकलना है। तो उसके लिए मैं कहा यार लेट्स गो टू स्टेट बैंक। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता रहा कि यार पहले मेरा ना यूनिवर्सिटी वाली मेरी जॉब हो जाए, बजाय से कि मैं किसी और जॉब में जाऊँ या स्टेट बैंक में जाऊँ। और वो शुक्र है अल्लाह का कि मेरी पहले वो वाली जॉब हो गई और फिर मुझे स्टेट बैंक नहीं जाना पड़ा, बिकॉज मैं स्टेट बैंक जाना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं एक ये हकीकत है कि एक एलिमेंट जो जो इंटरेस्ट वाला होता है उसके साथ आप फिर कुछ लोग जो है उसमें सुकून के साथ नहीं रह सकते। आई वॉज वन ऑफ देम। सो मुझे ये था कि यार मजबूरी में जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चला गया ना तो मैं सुकून में शायद ना रह पाऊँ। ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी होता है ना आपके साथ, उसमें मसलियत होती है। मेरे मामले में मसलियत ये थी कि अल्लाह ताला को मेरे लिए कुछ और मंजूर था, मेरे लिए सुकून मंजूर था, और इसलिए मेरा हो के भी नहीं हुआ। एक दफ़ा हुआ, मसला हो गया। दूसरी बार मैं एक नंबर से रह गया। तीसरी बार मैंने कोई 90 करीब नंबर ले लिए, 88 नंबर ले लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया। 3 बार, राइट। मेरे नसीब में नहीं था स्टेट बैंक। आज मैं आप लोगों को बैठ के पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो यार क्या मुझे रिग्रेट है? उस वक्त ज़रूर था, स्पेशली जब मैं रिज़ाइन कर चुका था अपनी उस जॉब से और फिर स्टेट बैंक में नहीं जा सका, ठीक है। तो उस वक्त ज़रूर था, आज है। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र ही नहीं हुआ। जब इस फ्रीडम ऑफ माइंड के साथ जाओगे, इस थॉट प्रोसेस के साथ जाओगे ना कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, तो आप यकीन करो जो होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। तो जस्ट नो कि ये एग्ज़ाम्स आपका नसीब डिसाइड नहीं करते, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत आपका नसीब डिसाइड करती है। यहाँ नहीं होगा वहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा कहीं और हो जाएगा। मेरे पास प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऐसे लोगों की जिनको आप कहते हो ना पाकिस्तान में सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, जिनकी 4-4 5-5 सरकारी नौकरियाँ लगी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक दफ़ा सरकारी नौकरी लग सकती है तो आपकी 5 बार भी लग सकती है। मेहनत इतनी करनी है, कोशिश इतनी करनी है, तो जस्ट डू दैट, राइट। अच्छा, कमिंग टू योर मेन क्वेश्चंस, इंग्लिश पोर्शन के पास पेपर्स को डिस्कस करें। मेरी कुछ वीडियोस हैं इस पर पहले से, तो आप वो देख सकते हैं, और उसके बाद फिर यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, राइट, कि वो मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे इंग्लिश के पोर्शन डिस्कस करने की ज़रूरत है। हर किसी के काम का नहीं होगा वो, बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छे। मैथ पोर्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स और इकॉनमी पाकिस्तानी कंबाइंड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछले सालों में अभी जो मॉडल पेपर है उसमें करंट अफेयर्स और जीके को इन्होंने अलग अलग दिखाया है। जहाँ तक मेरी यादाश्त मेरा साथ दे रही है, इससे पहले भी ये हो चुका है कि इन्होंने
मॉडल पेपर में ये दोनों पोर्शंस अलग बनाए थे, लेकिन फिर जब पेपर आया था तो एक ही पोर्शन आया था और फिर ग्रेडिंग भी एक ही हुई थी। तो आई एम श्योर ये अभी भी ऐसा होगा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी पे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, लेकिन वैसे ही जनरली आपके साथ शेयर करूँ कि ये पॉसिबिलिटी है। पासिंग मार्क्स कितने? 2 पासिंग मार्क्स को का क्राइटेरिया है। एक तो ये कि आपके हर पोर्शन में ना एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 65, मिसाल के तौर पर 70, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बाय द वे ये चेंज होता है। और आपका एक एग्रीगेट भी होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर 70 एग्रीगेट मार्क्स हैं तो 70 नंबर आने चाहिए आपके, लेकिन हर पोर्शन में कम से कम 65 आने चाहिए। तो एक ऐसा बच्चा जिसके इंग्लिश में 65% से कम है और मैथ्स में एनालिटिकल में 100% है, उसके 70 से तो क्रॉस कर गए, लेकिन वो फेल होगा क्योंकि वो तीनों पोर्शन में अलग अलग जो 65% 70% का क्राइटेरिया था उसको मीट नहीं कर सका। पासिंग मार्क्स इन ईस्ट पोर्शन, आई बिलीव इट वुड बी, अगर वो एग्रीगेट 70% है तो हर पोर्शन का भी 65% होगा या 70% भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और ये 70% भी कोई फिक्स नहीं है, 75% भी हो सकता है, डिपेंड करता है अगेन कि पेपर कितना ईजी था और आपके लोगों ने कितना परफॉर्म किया और स्टेट बैंक के पास जॉब्स कितनी है, तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ 100 मिनट्स। मैनी पीपल थिंक इट्स 2 आवर्स, तो 2 घंटों की एक्सपेक्टेशन को लेके जाते हैं। नहीं, 100 सवाल हैं, 100 मिनट है, तो इट इज़ 1 आवर 40 मिनट्स। कीप दिस इन माइंड एंड प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, घड़ी लेके जाना। मोबाइल अलाउ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। और यार अगर आप घड़ी नहीं है आपके पास, खरीद लो, 200 की खरीदो, 500 की खरीदो, 1000 की खरीदो, घड़ी लेके जाओ। सेल नहीं है तो सेल डलवाओ, लेकिन घड़ी के बगैर टेस्ट देने वाला मैंने तो कभी भी अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा एग्जाम्स में, ठीक है। और सर गिव सम टिप्स अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, बहुत सारी दे दी हैं, बल्कि इस वीडियो में भी काफ़ी दे दी है। सर आपके बताए हुए नोट्स कैसे मिल सकते हैं? देखिए मेरे पास स्पेसिफिक कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास बेसिकली मटेरियल्स जो है वो मैंने वर्कशॉप के लिए डिज़ाइन किया था। और मैंने ऑब्वियसली जो मेरे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स थे या जो अभी भी इनरोल कर रहे हैं, ये बेसिकली उनके लिए था, ये वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन था। और इस तरह से इंडिविजुअली मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना मैं कर रहा हूँ। बेसिकली पूरा, अगर आप पूरा कोर्स ले रहे हैं तो फिर ठीक है, सिर्फ नोट्स ऑब्वियसली वो प्रोवाइड नहीं हो सकते। हाउ कैन वी इनरोल इन योर क्लास सर? You can contact me on Instagram and Facebook, and then I can share the details. तानियाल कह रहे हैं सर रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। यार काश मेरी दुआएं लगें आपको, लेकिन मेरी दिल से दुआएं और मेरी तमाम तमन्नाएं जो है ना वो आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, और जो आपके लिए खैर हो बस वो आपके लिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जॉब है या जस्ट फ्यू मंथ्स की ट्रेनिंग है? नहीं, जॉब है ऑब्वियसली, और उससे पहले कुछ ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको आधी सैलरी मिलेगी, और उसके बाद एक छोटा सा मामूली सा टेस्ट होगा जो मुश्किल नहीं होता। और उस टेस्ट के बाद जो है वो हर कोई पास हो जाता है उस टेस्ट में। अगर आप यहाँ तक पास होके आ गए हो तो वो ट्रेनिंग का टेस्ट देना क्या मसला है, बस उसके बाद फिर आप बेसिकली ऑफिसर ग्रेड 2 कहलाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट। I'm graduated as an electronic engineer in 2022 and my age is 24 and I applied for this post in Nadra and I received my admit slip also. Can you tell me if I'm eligible for selection or not because I'm not from engineering background? आई डोंट नो यार, देखो मैंने पूरा एड ए टू जी नहीं पढ़ा, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा उस एड के अंदर क्या था। अगर लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है तो फिर अलग बात है, या अगर वो तमाम सब्जेक्ट्स जो मेंशन है उसके अंदर इंजीनियरिंग नहीं लिखा तो फिर अलग बात है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मामला होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी का। हो सकता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ना हो उस सब्जेक्ट्स डोमेन के अंदर, आई डोंट नो, यू विल हैव टू चेक फॉर योरसेल्फ। सर इसका इंटरव्यू होगा या बस टेस्ट पास करना है? कहाँ भाई कहाँ, बहुत मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूज़ के राउंड में जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको उस हवाले से गाइड करूँगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशन होगी, इंटरव्यू होगा, काफ़ी कुछ होगा। कैन वी चेंज टेस्ट एड्रेस? You should try to talk to NTS and then see if they do. एक और सवाल कि सर शॉर्ट्स की जो स्कीम है, शॉर्ट्स की स्कीम की आप तैयारी करवा रहे हैं? नहीं, मैं शॉर्ट्स की तैयारी बेसिकली स्पेसिफिकली नहीं करवा रहा, क्योंकि शॉर्ट्स में ना एनालिटिकल रीजनिंग की जगह स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। अब मुझे स्टैटिस्टिक्स आता है, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं निकालना चाह रहा कि मैं उसके लिए, क्योंकि जो मैंने वर्कशॉप्स करवाई हैं उसके लिए मैंने बहुत बैठ के रिसर्च किया है।
मैं खुद अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ वाई मैं स्टैटिस्टिक्स की तैयारी आपको नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को देखना है, बट अगेन आई एम नॉट दी स्टैटिस्टिक्स गाय। तो एक स्टेज पर हो सकता है आपने एमएससी स्टैट्स किया हुआ है तो आपको मुझसे ज़्यादा आता हो, बल्कि डेफिनेटली आता होगा यार, बिकॉज मैं बड़ी अप्लाइड लेंस से ना स्टैटिस्टिक्स को देखता हूँ, और मुझे इंटरप्रिटेशन पता है लेकिन मुझे कैलकुलेशन नहीं पता, राइट। तो वो आई थिंक उसके लिए शायद आपको मतलब ये जो मेरा स्पोर्ट्स वाला कोर्स है इसका एनालिटिकल और सॉरी इसका इंग्लिश और यस इसका एनालिटिकल जो है वो आपको याद देगा। स्टैटिस्टिक्स की तैयारी फिर आपको खुद करनी होगी। ओके, आई थिंक दिस इज़ इट। ये मेन क्वेश्चंस थे जो मुझे रिसीव हुए हैं। और अच्छा, रिजल्ट कितने दिनों में आएगा और इंटरव्यू कब होगा, भाई पास कर लो, देख लेंगे, ठीक है। वैसे ये होता है कि रिजल्ट जो है ना वो आते आते कोई एक डेढ़ महीना लग जाता है, और फिर इंटरव्यू होते होते भी एक डेढ़ महीना लग जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं ऑफर्स आने में भी एक डेढ़ महीना लग जाता है, तो दिसंबर तक की गेम है। दिसंबर तो नहीं, हाँ अक्टूबर नवंबर तक की। I think this is it, right? So thank you so much for watching. Thank you so much for being here. In case you have any question, feel free to contact me on Instagram और Facebook page. Link जो है ना वो मैं description में दे दूँगा। और इसके अलावा if you have any question, feel free to comment and then इंशाल्लाह I'll try my best कि अगले 2-3 दिनों में आपकी जो मज़ीद क्यूरीज हैं उस पर आपको जो हेल्प हो सकती है वो दे दी जाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।